नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जलजला मुतासरीन रोंदू के अवाम को अब भी है हुकूमत से मदद का इंतजार। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफत का शोबा मसाइल का शिकार। और दरियाए झेलम में कयाकिंग और कैनोइंग मैराथन रेस का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में रोंदू के अवाम के लिए साल 2022 कुछ सही साबित होता दिखाई नहीं दे रहा। पूरा इलाका मुसलसल आ रहे जलजलों से मुतासिर है। जाने क्यों इस पूरे इलाके में हर कुछ दिन के बाद जलजलों के झटके महसूस किए जा रहे हैं। किसी दिन हल्का जलजला आता है तो अवाम शुक्र मनाते हैं, लेकिन अगले दिन ही काफी शिद्दत भरा जलजला आकर पूरे इलाके को दहला देता है। ऐसे में हजारों लोग यहां से कहीं दूर चले गए हैं, जबकि हजारों ऐसे भी हैं जो जाएं तो भला कहां जाएं, क्योंकि इनका घर बार तो जलजले और उसकी वजह से हो रही लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह हो गया है। ये लोग दामन फैलाए बैठे हैं कि शायद हुकूमत इनकी झोली में कुछ इमदाद डाल दे, लेकिन इस उम्मीद में 3-4 महीने का वक्त गुजर गया। हुक्मरानों ने वादों के अलावा अब तक कुछ नहीं दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के जिला रोंदू में आए जलजले की वजह से अवाम की मुसीबतों में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 3.5 महीने से यहाँ यक के बाद दीगर आते जलजलों ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। एक तो जलजले ने अवाम पर तबाही का दौर बर्पा कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमती बेरुखी ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। इस वक्त जब माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और दुनिया भर के अवाम का वक्त दुआ करते हुए गुजर रहा है, तो वहीं रोंदू के बदकिस्मत अवाम जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम लोगों को किसी चीज का इमदादी फराहम नहीं है, न ट्रेन है न और कुछ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ऊपर से भी स्लाइडिंग हो रहा है। अच्छा, नीचे बैठने के लिए काबिल नहीं है, बच्चे अभी बाहर है। किसी चीज का वो नहीं है जरिया हम लोगों को, न ट्रेन है न और कुछ है। अच्छा, 2 मकान था, दोनों गिरा और कुछ भी नहीं है, बैठने के लिए जगह ही नहीं है हम लोगों को। और यही घर है मेरा, ये और ये दोनों था, दोनों गिरा है, बैठने के काबिल कोई भी नहीं है। तो देखो ये सामान है भी बाहर निकाल के फेंका हुआ है, अभी तक न अंदर रोटी पकाने का कोई जगह है न बैठने का कोई जगह है, कुछ भी नहीं है। अंदर हम लोग नहीं बैठ सकते। ऐसे वक्त जब हुकूमत को खुद से आगे बढ़कर अवाम की खिदमत को अंजाम देना चाहिए, तब सारे हुक्मरान ऐशो इशरत में मसरूफ हैं। रमजान पर रिलीफ पैकेज का ऐलान होने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। जलजला जदगान भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हुकूमत हमें रमजान के मुबारक महीने में घरेलू अशिया मुहैया कराएगी, किसी महफूज ठिकाने पर रिलोकेट करेगी, हमारे टूटे फूटे घरों का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हुकूमती इदारे वेरिफिकेशन के नाम पर अवाम को परेशान करने और काम न करने का बहाना बना रहे हैं। हम आज 10-15 दिन से इन लोगों को लेके यहाँ डीसी ऑफिस के दरवाजे के, कमिश्नर का ऑफिस के दरवाजे पे बैठे हैं और ये डीजी में इनके पास बैठे हैं और ये लोग डेट पे डेट देते हुए और कोई राशन कोई चीज़ माह है रमजान मुबारक में कोई पैकेज देने के बावजूद कुछ भी नहीं दे रहा है। सीएम साहब ने आफात करार दिया रोंदू को, 75,000 आबादी को, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यहाँ वर्फिकेशन करते हैं। इनके माथे पे लिखने के लिए शुरू किया वर्फिकेशन करके। किस चीज़ का वर्फिकेशन करते मुझे ये नहीं पता चला। 75,000 आबादी को गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज करने के लिए इनके ऊपर जिम्मेदारी है। जिन बंदों का इधर जख्मी होकर आया है उनका काट के, उनको जो कमिश्नर साहब लिखते हैं, दूसरे लिखते हैं, अफसर जो लिखते हैं वो भी काट के उन्होंने क्या करते हैं, उनको ये करो वो करो, इधर लाके लोगों को सता रहे हैं। हुकूमत की दलील है कि हमने इस्लामाबाद को मदद के लिए कई मर्तबा कहा, बहुत से खत भी लिखे हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। क्या मकामी हुकूमत जो तहरीक-ए-इंसाफ जमात से ताल्लुक रखती है, उसे ये भी नहीं मालूम कि इस वक्त इस्लामाबाद में कितनी सियासी उथल पुथल चल रही है? कब तक किस हुक्मरान की गद्दी रहेगी, किसकी कुर्सी जाएगी, ये वहाँ पर बड़े बड़े हुक्मरानों को भी नहीं पता है।
ایسے حالات میں اسلام آباد بھلا گلگت بلتستان کے عوام کی مدد کیوں کرنے لگا؟ ہم دھرنے میں بیٹھیں گے اور ہم احتجاج کریں گے، ہم پریس کانفرنس پہ آئیں گے، اس وقت یہ ذمہ دار ہے۔ یہ میں ہائی کمانڈ تک چیف سیکرٹری کو بالخصوص آرمی چیف FCNA جنرل کو میں اپیل کرتا ہوں اور CM صاحب کو میں اپیل کرتا ہوں، یہ جلد از جلد ہمیں فوری ایکشن لے لے اور اسی ٹائم پہ اور کمیٹیاں بنائے۔ کس چیز کی کمیٹیاں بنائے؟ چوری کرنے کے لیے کمیٹیاں؟ کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ خود ایشو کرے، گورنمنٹ خود دے دے، لوگوں کا گھر گھر پہنچائے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ گواہ رہی ہے کہ جب جب گلگت بلتستان پر مصیبت کا دور آیا ہے، اسے پاکستانی حکمرانوں اور وہاں کی فوج نے اکیلا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ حقیقت مقامی لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن انہیں لگتا تھا کہ شاید اس بار پتھر دل حکمرانوں کے دل پسیج جائیں گے یا پھر ماہ رمضان کی وجہ سے ان پر رحمتوں کی بارش ہو جائے، لیکن بارش کو چھوڑیے، یہاں تو چھینٹے بھی نہیں گرے۔ مقامی عوام اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں یا پھر مختلف NGO کے ذریعے انہیں مدد مل جا رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی بھی کسی راحت پیکج کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ اس قسم کے ریلیف لے کے اس غریب عوام کے، ہمارے غریب عوام کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پہ اتنی بڑی ریلیف ماہ رمضان میں لے کے پہنچے۔ گلگت بلتستان میں جب مقامی حکومت کچھ کر نہیں سکتی تو بھلا یہاں نام نہاد حکومت تشکیل ہی کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں اسے پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں حق اور اختیارات جیسی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں جب کھوکھلا دکھاوا ہی کرنا ہے اور عوام کو کوئی راحت نہیں پہنچانی؟ تو بھلا یہاں وزیر اعلیٰ اور لمبی چوڑی کیبنٹ بنانے کا فائدہ ہی کیا؟ گلگت بلتستان میں زلزلے کی مصیبتوں سے جوجھتے عوام کی مشکلات دیکھنے کے بعد اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں پر نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ معیاری تعلیم کے انتظام کے ساتھ مختلف پیشے وارانہ کھیلوں کی جانب انہیں راغب کروانے کے لیے مختلف کھیل سرگرمیاں منعقد کی جاتی رہی ہیں۔ مقامی نوجوانوں کو قومی و بیرونی سطح کے مقابلوں کے لیے تیار کرنے میں جموں اینڈ کشمیر اسپورٹس کونسل کافی اہم ذمہ داری ادا کرتا آیا ہے۔ اس سمت میں اسپورٹس کونسل کی جانب سے شری نگر میں دریائے جہلم میں کیاکنگ اور کینوئنگ میراتھن ریس کا اہتمام کیا گیا، جسے آئندہ وقت میں قومی سطح کے کھیل مقابلے کے لحاظ سے کافی اہم مانا گیا۔ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران وادی سمیت پورے جموں کشمیر کے نوجوان واٹر اسپورٹس میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے جموں اینڈ کشمیر اسپورٹس کونسل مختلف سطح کے مقابلوں کا انعقاد کرتی آئی ہے۔ حالیہ دنوں مائی یوتھ مائی پرائڈ کی پہل کے تحت اسپورٹس کونسل کی جانب سے سری نگر شہر سے گزرنے والی دریائے جہلم میں کیاکنگ اور کینوئنگ کی میراتھن ریس کا اہتمام کیا گیا۔ جو پہلا بار یہاں پہ ریور جہلم میں جو میراتھن ہمارا ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم کو اور اچھے فیل ہم کر رہے ہیں، اور یہ اس سے ہماری گیم کو بہت ہی اچھا سائن مل رہا ہے، کیونکہ گیم ہمارا جو آگے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، بوسٹ مل رہا ہے پلیئروں کو، جو ہمارے ساتھ ابھی ینگسٹر پلیئرز بھی ہیں ان کو بھی بوسٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم پہلی بار یہ ریور جہلم میں یہ کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ سری نگر کے زیرو برج سے لے کر حبہ کدل برج تک میراتھن ریس منعقد کی گئی۔ اس میں تقریباً 30 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس میراتھن ریس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کھلاڑی زور آزمائش کرتے نظر آئے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جہلم دریا سے پہلے واٹر اسپورٹس کے مقابلے ڈل جھیل پر منعقد ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ دریائے جہلم میں بھی واٹر اسپورٹس کے مقابلے ہوئے، جن میں شامل کھلاڑیوں کا جوش و خروش قابل تعریف تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اسٹیل واٹر میں کیا جو ریلیکس ہوتا ہے، ابھی جو یہ پانی دیکھ رہے ہیں سر، یہ رننگ ہوتا ہے، رننگ موومنٹ میں اس میں ہمارا بہت رول ملتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، اپر باڈی لوور باڈی، جس میں ہماری پیڈلنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ دریائے جہلم پر منعقدہ میراتھن ریس
महज टैलेंटेड खिलाड़ियों को शामिल करने तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि आइंदा होने वाले टूर्नामेंट्स को लेकर इनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिहाज से भी काफी अहम रही। लिहाजा स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से इन दिनों ज्यादा से ज्यादा ऐसे मुकाबले कराने पर जोर दिया जा रहा है। पहली दफा हो रहा है और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, इस साल हमारा जो नेशनल है इसमें कयाक कैनोइंग में रोइंग फेडरेशन ने दिया है, हमें रोइंग कंपटीशन नेशनल लेवल का हमारा डल लेक में हो रहा है जून में। वो हमारा पहली बार J&K में होगा। जम्मू कश्मीर में बात चाहे आला तालीम की हुसूलियाबी की हो या मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना या फिर मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में जीत दर्ज करना हो, मकामी नौजवान अपनी मेहनत और मशक्कत और कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ हर शोबे में आगे आ रहे हैं। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही खेल कूद की सरगर्मियां न सिर्फ खिलाड़ियों को अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा करने में मदद करेंगी, बल्कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में शिरकत करने की तरगीब भी देंगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद राजा ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंसियां ड्रग्स कार्टेल को बढ़ावा देती हैं। इसमें पुलिस भी मिली हुई है। इस साजिश का मकसद नौजवानों को माजूर बनाना है ताकि पाकिस्तानी कब्जे को चुनौती न मिल सके। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वजीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ अदम एतिमाद लाने का ऐलान किया है। उनका दावा है कि उन्हें हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की भी हिमायत हासिल है। बाकिर ने ट्वीट किया है कि हम अभी तक 3 अप्रैल 2012 का सबसे सियाह दिन नहीं भूले हैं, जिस रोज गिलगित बल्तिस्तान के 12 शिया मुसाफिरों का चिलास में कत्ल कर दिया गया और बसें राख में तब्दील हो गई। 1 दहाई गुजर गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि कश्मीर किस सिमत में जा रहा है। मैंने उन्हें ये तस्वीर दिखाई जिसने उन्हें अक्लमंद नौजवानों का तारुफ, तालीम की ताकत और मुस्कान की अकल से रूबरू कराया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में मजहबी हम आहंगी, एक कश्मीरी मुस्लिम की जानिब से बनाया गया शिवलिंग मंदिर में मुस्लिम और हिंदू परिवारों की जानिब से एक साथ कायम किया गया। ये भाईचारा हमेशा बना रहे। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक साबिक खातून हैवी व्हीकल ड्राइवर ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की पहल से रोल मॉडल बन गई हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत ने मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसियों, मुसलमानों पर तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम को बेनकाब करने पर पाकिस्तान में कायम 4 यूट्यूब न्यूज चैनल्स बंद कर दिए। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV में नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ खबरों की भरमार रहती है। आपको बता दें कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने IT रूल्स 2021 के तहत भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने वाले 22 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में 4 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल हैं। इन यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ मुद्दों पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था। खासकर भारत के हिफाजती अमले और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर फर्जी पोस्ट इन चैनल्स के जरिए किए जा रहे थे, इसलिए इन चैनलों को बंद करने का फैसला लिया गया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कहना है, पाकिस्तान में भारत का मिसाइल गिरना तशवीशनाक, भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के न्यू न्यूज चैनल में एक खबर नश्र की गई जिसमें पाकिस्तान के फौजी सरबराह कमर जावेद बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब के दौरान एक बार फिर से कश्मीर पर बात की। वहीं बाजवा ने मिसाइल गिरने के मामले को भी एक बार और उठाया। ऐसा लगता है कि चाहे वहाँ की हुकूमत हो, हिज़्ब मुखालिफ हो या अस्करी क़यादत, इन सब के पास कश्मीर का राग अलापने के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं होता।
मार्च में गलती से एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी इलाके में गिरने के वाक़े को लेकर भी कमर जावेद बाजवा अपनी मीडिया को गुमराह करते आए हैं और ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तवील अरसे से सहाफ़ी अपने मसाइल के तईं आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। सहाफ़ियों को एक जानिब मुआशी दिक्कतों का सामना रहता है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत और माफिया के खिलाफ लिखने पर हर वक्त उनकी जान भी खतरे में बनी रहती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके जबरन कब्जे वाले इस इलाके की हकीकी सूरत हाल से दुनिया वाकिफ हो। यहाँ हक और सच की आवाज़ को एक साजिश के तहत तवील अरसे से दबाया जा रहा है, इसलिए सहाफ़ियों को हर वक्त मुश्किलात का सामना है। पेश है रिपोर्ट। अभी नहीं मानते की जबरी बंदिश नामंजूर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफत सबसे जोखिम भरे पेशों में से एक है। जो भी सहाफ़ी हुकूमत या इंतजामिया के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं। एंकर ऑफ एयर, सहाफ़ी तशद्दुद और अगवा का निशाना सेंसरशिप आम ये है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त के बारे में तज़्ज़िया। हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत का दौर भी यहाँ सहाफ़ियों के लिए सख्त साबित हो रहा है। हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, जोश से बोलो आजादी, जोश से बोलो आजादी। LOC पे जो आपके बंकर नहीं बने वो पैसे कहाँ गए? इसकी अगर आप कोई भी तहकीकाती चोरी होगी तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको मार दिया जा सकता है, आपके तशद्दुद किया जा सकता है। फिर आपके जो कुछ और इशूज़ हैं जो जिनका हमारे हुकूमती सेटअप से कोई ताल्लुक नहीं, वो उदारे जब फंड उठा के लेके जाते हैं, जब हम इन पर रिपोर्टिंग करेंगे तो हमें कमोबेश उन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा जो पाकिस्तान में हालात है। हमारे यहाँ इसलिए ज़ाहिरन आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आती कि हमारी जो इस खित्ते की जर्नलिज्म है वो लीडरों के खिलाफ तो खबरें लगती हैं, लेकिन जो ताकत के असल मराकज़ हैं जो सिस्टम को इलीगली चीज़ों को कंट्रोल करते हैं या उससे बेनिफिट उठाते हैं, हम उनके खिलाफ बात करने की पोजीशन में नहीं है। कानून नामंजूर, नामंजूर, कलम पर कदगन नामंजूर, नामंजूर, कलम पर कदगन नामंजूर, नामंजूर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर साल कई सहाफ़ियों का कत्ल कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह गुज़िश्ता साल भी बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के सहाफ़ियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ था। यहाँ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया प्रोटेक्शन बिल कई बरसों से अटका पड़ा है। यहाँ किसी भी सहाफ़ी पर हमले का कोई मुजरिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। न्यूज़ 1 पर जबरी बंदिश नामंजूर, नामंजूर। न्यूज़ 1 पर जबरी बंदिश नामंजूर, नामंजूर। ये जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ से 10-20-30 मीटर दूर होगी वो सामने जो जगह है, यहाँ से उठा के गाड़ी में डालने की कोशिश की गई, तशद्दुद किया गया। तो मैंने भी उस पर मुज़ाहमत की। इससे अलावा पीछे मुझे हमें 2-3 दफ़ा गाड़ी में डालने की कोशिश की गई है। धमकी अमेज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने FIRs करवाई हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास मेरी बहुत सी एप्लीकेशन मौजूद हैं कि जिन मराइल से हमें गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद एक जो बैरियर है जो एक हद से आगे हो तो हम कोशिश करते हैं, चूँकि हमारे सहाफ़त के काफ़ी तंजीमें कमज़ोर हैं, प्रेस क्लब वहाँ कमज़ोर हैं, आपकी अदालतें कमज़ोर हैं, आपका सिस्टम तो जो है वो कमज़ोर है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों की सूरत हाल भी काफ़ी तशवीशनाक है। यहाँ बहुत कम अखबारात शाया होते हैं और उनमें काम करने वाले खबर नवीसों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। इन्हें इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती जिससे कि उनके घर का खर्चा सही तरीके से चल सके। जो आपके स्टेट के अखबार हैं वो लगभग 1.5 दर्जन होंगे। तो इन अखबारात में जो आपको तनख्वाह दी जाती है उसका ये हिसाब लगा लें कि आपको पूरे माह की जो तनख्वाह है उस बहुत कम हो तो $50 $60 आपको पूरे माह की मिलते हैं। यानी आपको $4 भी रोज़ाना के बेस पे नहीं मिलते। यानी 10,000 15,000 20,000 एवरेज जो आपकी सैलरी है जो पाकिस्तानी करेंसी में है वो कम हो गई यही बनती है। तो यहाँ सहाफ़त उस मायार पे नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है। साथ ही जो अखबारी मालकान है उनका इन्हिसार इस पे है कि हुकूमत की तरफ से जो बिजनेस मिलेगा तो
ظاہر ہے جب ان کو حکومت کی طرف سے بزنس ملے گا تو وہ حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. मुजफ्फराबाद में जो सहाफ़ी अवामी मसाइल पर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें तरह तरह के हरबों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है. यहाँ प्रेस क्लब है, यूनियन की तंजीमें हैं और प्रेस फाउंडेशन नामी इदारा भी मौजूद है. लेकिन इन सभी इदारों के ओहदों पर उन्हीं लोगों को फाइज किया जाता है जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हैं. ऐसे ज़मीर फरोश सहाफ़ियों के मफादात तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ताकतवर अफराद के खिलाफ लिखने वाले सच्चे कलमकारों की परेशानियों को सुना ही नहीं जाता. जितने भी प्रेस क्लब है वो यूनियन को मरतब होता है और आपको हुकूमतों को देख के प्रेस क्लब की ओहदों की तकसीम की जाती है. जी हमने आने वाले जो हुकूमत है उसकी किससे अच्छे तल्लुकात हैं, किस ग्रुप के अच्छे तल्लुकात हैं, किस शख्सियत के अच्छे ताल्लुक हैं, और वो उस बुनियाद में जाए उसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. और मैं ये समझता हूँ ये सहाफ़ी वकार के खिलाफ है. बुनियादी वजह यह है कि सहाफ़त उसी वक्त बावकार होगी जब आपका कारकुन मजबूत होगा, जब उसकी आमदन ठीक होगी, जब वो दयानत के और अमानत के उस मायार पे खड़ा होगा, जो अपनी रिपोर्टिंग करेगा वो बेहतरीन उस मायार पे होगी. की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. सहाफ़ियों पे जुल्म बंद करो, सहाफ़ियों पे जुल्म बंद करो. पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर शोबा हुकूमत की तानाशाही और बालादस्ती से अजीरन है. सहाफत का शोबा भी इससे अछूता नहीं है. नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत के चौथे स्तून यानी प्रेस का गला घोंटा जा रहा है. जो न्यूज़ चैनल हुकूमत की लाइन पर अमल नहीं कर रहा उस पर बंदिश लगाई जा रही है. केबल ऑपरेटरों को ऐसे चैनल्स की नशरियात को रोकने या फिर इन्हें सबसे आखिरी नंबर पर दिखाने का हुक्म दिया जा रहा है. पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब. यहाँ एक वक्त में बेशतर दूर दराज के इलाके के लोगों को आमदो रफ्त के लिहाज से काफ़ी दुश्वारियां पेश आती थी. एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मकामी लोगों को कई घंटे या फिर यूं कहें कि पूरा दिन लग जाया करता था. लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अवाम को बेहतर नकलो हमल फराहम करने के लिए सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. लोगों को आसान आवाजाही मिल सके इसके लिए BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन नामी इदारा भी अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसकी मिसाल राजौरी में BRO की जानिब से तैयार किए जा रहे राजौरी बुद्धल हाईवे को देखने से मिल रही है. इस रूट में सड़कों के साथ साथ पुलों का तामीराती काम अलग अलग मरहलों में पूरा किया जा रहा है. किसी भी इलाके की बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की का पैमाना वहाँ मौजूद बेहतर सड़क और शाहराह को माना जाता है, जिस पर सरपट दौड़ती गाड़ियाँ मुख्तलिफ कामों और मकसद के लिए आमदरफ्त करने वाले लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुँचाती हैं. इनकी बेहतरीन मिसालें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी और दूर दराज इलाकों में तैयार हो रहे रोड प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे रही हैं. जिला राजौरी में भी ऐसा ही दूर दराज इलाका है कंडी सेक्टर, जहां से गुजरने वाली राजौरी बुद्धल हाईवे रूट पर पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयार किया जा रहा है. हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें राजौरी से लेके आपको उधर टड्डू हो गया, महौर हो गया, गुल हो गया, ये पूरी रोडें हमारे अंडर में आती है. और इसमें आप अगला रातर मंडी पिछले साल कंप्लीट हो गया, आप देखे होंगे कि इस बार इनॉग्रेशन भी उसका हो गया. और आगे भी ऐसे बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं. अभी आप देखिएगा नगरोटा में ब्रिज बन रहा है, वो भी बहुत ही मतलब वर्स्ट कंडीशन है. बहुत अच्छा कंडीशन में काम हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मौसम की वजह से हमको बहुत परेशानी होती है. आपको पता है इधर 9 महीने से ज्यादा बारिश होती है, इसमें आपको कोई भी काम करना मुश्किल होता है. उसके बावजूद आप राजौरी से बुद्धल का देखिए, आप दूरी जो था मात्र 50 किलोमीटर है, लोग 4-4 घंटा लगाते थे. अभी आप 1 से 1.5 घंटा में आप पहुंच जाते हैं राजौरी. प्रोजेक्ट संपर्क के तहत राजौरी बुद्धल के रूट में 4 पुलों को तामीर किया जाना तय किया गया है. इनमें से 2 पुल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जबकि 2 पुलों का तामीरी काम बर्क रफ्तारी से जारी है. कंडी सेक्टर में जेरे तामीर पुल की लागत तकरीबन 3 करोड़ 96 लाख रुपए है.
BRO जदीद तरीन मशीनरी और मैन पावर के साथ इस सड़क मंसूबे को अमली जामा पहना रहा है। इलाकाई तरक्की के साथ आसपास के इलाके के लोगों को BRO के तामीराती मंसूबे से रोजगार भी मिल रहा है। बुदल से पीछे का रोड भी बहुत अच्छा है। बुदल से मोहर के एरिया में भी इन्होंने बहुत सारा अच्छा रोड बनाया। इससे पहले तो बहुत सारा मुश्किल दिखाई दे रहा था सब लोगों को और हमें भी बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती थी। इन्होंने अच्छा रोड बनवाया, अच्छे काम करवाए, दीवारें भी अच्छी दिलाई। आज भी गाड़ियों का अच्छा हमें सिस्टम चल रहा है। इससे पहले तो पैदल ही लोग ज्यादातर चलते थे। राजौरी बुद्धल शाहराह का जैसे जैसे तामीराती काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में बेहतरी आ रही है। पक्की सड़क के जरिए इलाके के मरीज, बुजुर्ग, तालिब-इल्म, मजदूर और कारोबारियों को आमदरफ्त की सहूलत मैसर होने से उनके पैसे और वक्त की बचत हो रही है। हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर रोड का काम बहुत अच्छा चल रहा है। इससे क्या है कि हम लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इसके आसपास दुकानें, मकान वगैरह हर आदमी को काफ़ी सहूलियत हो गई। जो जहाँ से माहौर जाना होता, रियासी जाना होता, रामबन जाना होता तो पूरा दिन लगता था, जो कि अभी 4 घंटे में, 6 घंटे में वहाँ आदमी जा सकता है। और रजौरी से यहाँ तो 1.5 घंटे में जा सकता है, जो कि 4 घंटे में। सुबह आदमी इधर से निकलता था, 2 बजे रजौरी पहुँचता था और दूसरे दिन वापस लौट के आता था। तो आज तो सुबह निकलेगा तो शाम को जम्मू से वापस आ सकता है। जिला राजौरी के बेशतर इलाके जोग्राफियाई बनावट के लिहाज से काफी दुश्वार गुजार माने जाते रहे हैं। इसके अलावा सरहद के करीब होने की वजह से मकामी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर करने में काफी दिक्कतें पेश आती थीं। लेकिन इंतजामिया और BRO की मुश्तरका कोशिशों के नताइज अब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क और शाहराह के बढ़ते नेटवर्क की सूरत में जाहिर हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।